हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस करंट चाचा के एपिसोड में। आइए देखते हैं कि खबरें क्या हैं, उसमें से यूपीएससी का क्या निचोड़ निकालना है और हमें सिर्फ वही निचोड़ निकालना है जो हमारे एग्जाम के लिए कारगर हो। फालतू चीजों को अंडरलाइन करने का, कलर करने का हमारा कोई इंटेंशन होता नहीं, आप भी मत किया करिए। चलिए चालू करते हैं आज के सेशन को। उम्मीद है आप लोगों तक आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, जल्दी से एक बार हाँ कर दें। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और चलिए चालू करते हैं इस सेशन को। आवाज आ रही है आप लोगों तक? चलिए एक बड़ी बात है उसमें ये है कि आत्म सर्वभूतेषु यह पश्यति। जो जैसा खुद है व्यक्ति मानव, वो अगर यही मान ले कि हाँ सामने वाले में भी मानवता है, वो भी मानव ही है, वो भी एक इंसान ही है, तो शायद ये धरती एक बेहतर जगह हो जाएगी रहने के लिए। अगर हम अपने जैसा ही मान ले सबको कि देखो हम ऐसे व्यक्ति हैं और सारे ही लोग अच्छे ही हैं, तो आप एक बेहतर दुनिया में रहेंगे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, हम अपने आप को अलग देखते हैं और जब हम अपनी नजरों से किसी और को देखते हैं तो हम अलग देखते हैं और तभी भेदभाव, मन में विकार, नफरत पैदा होने लगती है, जिसको शायद हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि हमारे अंदर जो एसेंस है वो सबके अंदर होगा, तो आप एक बेहतर दुनिया में रहेंगे। चालू करते हैं सेशन को। आपको एक बात बता दें, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने। यूसीएससी का हुआ और हमारे विजेता भी रहे। कुछ को मैकबुक मिला तो कुछ लग्जरी स्टेकेशन पे गए, कुछ अभी और भी इनाम किसी को मिल ही रहा है। तो 24 तारीख को इनाम मत देखिए, आप ये देखिए कि मेरा टेस्ट बार-बार हो रहा है, मुझे प्रैक्टिस करना है। 24 नवंबर को एक बार टेस्ट फिर से दे दीजिएगा, 11 बजे और शाम में 5 बजे। और इस टेस्ट में क्वेश्चंस आप देखेंगे, उसका डिस्कशन भी हम लोग करते हैं, तो आपको भी एक प्रैक्टिस हो जाएगा। जल्दी-जल्दी टेस्ट देते रहिए। और हो सकता है कि मानिए आपको कुछ स्कॉलरशिप मिल गई, कुछ एक मिल गया कि आपको 60% ऑफ मिलेगा, तो आप कोर्स ले लीजिए। आपको तो दोनों तरफ ही विन-विन है, आपका टेस्ट भी हो गया, आपने कुछ स्कॉलरशिप जीती, आपने उसका एनरोलमेंट कर लिया, अब आप बैठ के पूरा कोर्स पढ़ रहे हैं हमारे साथ। तो याद रखिएगा हमारा ये अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप हो रहा है, ये 24 नवंबर को है। आप सीएमसी कोड का इस्तेमाल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सीएमसी कोड का इस्तेमाल करके आप जुड़ जाइए हमारे साथ। 3 बैचेस हैं हमारे पास, लिबर्टी, आरंभ और शिखर बैच। लिबर्टी एकदम इंग्लिश में है, तो जिनका who can understand English, who would like to study in English, they can try to join this Liberty batch. The people who have कि नहीं मुझे इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके, आप इधर आ जाइए आरंभ में। और उनके लिए जो कि सिर्फ शुद्ध हिंदी में ही पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए शिखर बैच है। ये आपका चालू हो चुके हैं, तीनों बैच चालू हैं, चल रहे हैं और अभी तुरंत मतलब कुछ दिन पहले ही हुए हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे जाके ढूंढिए कि मुझे कौन सा माध्यम चुनना है और सब्सक्रिप्शन का कितने महीना मुझे चुनना है। मैं 2 साल का तैयारी करना चाहता हूँ, 1 साल का करना चाहता हूँ, चुन लीजिए। नीचे कोड आपसे पूछेगा, उस कोड में आप सीएमसी जैसे लिखेंगे, आपको पूरा ऑफर मिल जाएगा, एकदम स्लैश हो जाएगा प्राइस। चलिए चालू करते हैं। लोकेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों को ही मद्देनजर रख के ये थीम है। एक्ट फास्ट टू मिटिगेट अ डिजास्टर इन तीस्ता वैली, ग्रुप्स अर्ज पीएम एंड सीएम्स। तीस्ता वैली में एक डिजास्टर बन सकता है, हर साल आशंका है बनने की, इसीलिए इसको अप्रोच करिए और डिजास्टर मैनेजमेंट का अप्रोच लगाइए। हमारे हर डिजास्टर मैनेजमेंट में सर एक गलती है, एक लूप होल है। हमारे मैनेजमेंट के अप्रोच में हम लोग सिलॉस में काम करते हैं। सिलॉस में करने का मतलब कि मेरे पास अगर ये डिजास्टर हो रहा है, तो मैं बस इतने पे काम करता हूं, इतने पे मुझे लगता है कोई और काम करेगा। जब तक ब्लॉक्स में काम करेंगे, सिलॉस में काम करेंगे, तब तक आप डिजास्टर मैनेजमेंट अप्रोच को फॉलो नहीं कर पाएंगे। अगर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के अप्रोच को सही से फॉलो करना है, तो आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। अब तीस्ता नदी जहां से निकल रही है और जहां तक जा रही है, वो पूरा एक सिस्टम है, उसका एक तीस्ता वैली का सिस्टम है। अगर उस वैली सिस्टम में आप अपने हिसाब से डिजास्टर मैनेजमेंट पूरे इंटीग्रेटेड वे में नहीं लगा पाएंगे, तो हो सकता है आप एक भाग को कहीं कुछ बचा भी ले जाए, पर बाकी पूरे रिवर में हो सकता है फ्लड होगा और बहुत कुछ हो सकता है। ये न्यूज 2023 में भी आई थी। आपको बता दें 23 का न्यूज ये है, 2023 में वहां पे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ, जिससे फ्लड बना। तो GLOF, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। जब ग्लेशियर लेक फटती हैं तो एक फ्लड बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का बनता है और ये आने वाले सारी चीजों को अपने रास्ते में साफ करके ले जाएगा। एक पूरा का पूरा आर्मी का कैंप खाली हो गया था। अच्छा, सब्सिक्वेंट NHPC का जो डैम था वो ब्रीच हो गया और 100 से ज्यादा जानें चली गई थी।
लाइवलीहुड डिसरप्टेड हो गया और आसपास के एसेट्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशन सब खराब हो गए थे। और उसके बावजूद भी सिक्किम अपना अलग काम कर रहा है, वेस्ट बंगाल अपना अलग काम कर रहा है। मतलब ये लोग दोनों अपना सिलॉस देख रहे हैं बस, कि हमें अपने से मतलब है, हमें किसी और का नहीं समझना है। यहां पे जो दो एजेंसीज हैं, एनजीओज हैं, उन्होंने बोला कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है सेंट्रल स्टेट से टू द जीएलओएफ हैज बीन इनएडिक्वेट डिस्पाइट स्केल ऑफ डिजास्टर बड़ा है, स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन, रिस्टोरेटिव इंटरवेंशंस, द रिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत बड़ा इंस्टॉलेशन मांगता है, इन्वेस्टमेंट मांगता है, पर आप कर नहीं रहे हो। हम तीस्ता के बारे में आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। तीस्ता को देखिएगा एक बार जरा आप लोग। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती हुई पहुंच रही है सीधे वेस्ट बंगाल में और जाकर मिल जा रही है सीधे ब्रह्मपुत्रा नदी में। यह आपका तीस्ता नदी है जो कि आपके सिक्किम से निकली, वेस्ट बंगाल के पार्ट में चली, फिर एंटर की है बांग्लादेश और वहां जाके जुड़ गई है ब्रह्मपुत्रा रिवर में। आपके यहां से निकल रही है, आपके यहां से पास करती है और बांग्लादेश में घुसकर जुड़ती है ब्रह्मपुत्रा से। मतलब तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्रा से जुड़ती है जाकर बांग्लादेश में, हमारे देश में नहीं, बांग्लादेश में। और निकलती कहां से? सिक्किम। अच्छा, सिक्किम में भी कहां से निकलती है वो भी देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। ये लगभग 309 किलोमीटर लंबी नदी है जो कि ओरिजिनेट करती है सोलामो लेक। यहां पे ग्लेशियर है, पाहुनरी ग्लेशियर। तो तीस्ता रिवर जो है वो पाहुनरी ग्लेशियर के बिल्कुल फुटहिल पे सोलामो लेक से निकलती है और वहां से बहना चालू करेगी थ्रू रैपिड्स इन द सिक्किम हिमालय। ये रंगपो के टाउन से होते हुए राइट बैंक बनती जाके ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम का। ब्रह्मपुत्रा आपकी ऐसे आ रही होती है, इसके राइट से जो भी जुड़ेगी वो आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। तो तीस्ता यहाँ पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और चूंकि यहां पर ग्लेशियर एक बना हुआ है जिसका नाम है, आपने देखा, पाहुनरी ग्लेशियर, पाहुनरी ग्लेशियर है। और लेक बगल में आप देखेंगे, यहां पर लेक आप देखेंगे बगल में, इसका नाम है सोलामो लेक, सोलामो लेक। और यहां से निकलकर सीधे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनती है ब्रह्मपुत्रा का। तीस्ता नदी के ऊपर विवाद तो और भी है। बांग्लादेश की सरकार लगातार बोलती कि हमें ज्यादा पानी दीजिए तीस्ता का। वेस्ट बंगाल की सरकार बोलती कि हमें भी जरूरत है, हम नहीं दे सकते। और डिजास्टर मैनेजमेंट का अप्रोच समझना पड़ेगा सर। ग्लेशियर लेक क्या है? ये मेरा किसी जमाने का मान लीजिए ग्लेशियर बना हुआ है। अगर मान लीजिए इसमें छोटा सा यहां पर क्रैक हुआ और एक छोटा सा पार्ट ग्लेशियर का टूट कर आगे बढ़ने लगा, और ये संभवतः इसलिए होता है क्योंकि गर्मी है, क्लाइमेट चेंज है, ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं। डीग्लेशिएशन एक असलियत है जो हम लोग देख चुके हैं, वास्तविकता है। अगर ये टूट के आगे बढ़ा तो इस टूटे हुए पार्ट का नाम हम आपको बता दें, जो गड्ढा बनता है, जो गड्ढा बनता है उसका नाम आप रख सकते हैं बरगस चरंड। बरगस चरंड इसका नाम होता है, बरगस चरंड। जो गड्ढा बनता है जहां से टूटने की वो चालू होती कवायद, जो क्रैक बनता है उसका नाम होता है बरगस चरंड। अच्छा, टूट गया, मान लीजिए ग्लेशियर टूट गया। अब ये देखिए, ये वाला हिस्सा तो ऐसे रह गया, ये वाला हिस्सा इंटैक्ट रह गया, आगे वाला हिस्सा बह के चला गया। तो जब ग्लेशियर मूव करता है तो लगभग ऐसे मूव करेगा वो। अब यहां से उसने कार्व आउट करके आगे चला गया। अब आप देखेंगे कि बीच में यहां एक डिप्रेशन बनता है। इस डिप्रेशन में क्या होता है, कई बार पानी जमा हो जाता है। पानी इसलिए भी जमा हो गया क्योंकि ये वाला ग्लेशियर भी मेल्ट कर रहा होगा, उसके फुटहिल से जो पानी आ रहा होगा यहां जमा हो रहा होगा। और हो सकता है इस कोने पर एक पत्थर हो, बाउल्डर हो, कुछ पत्थर हो, मोरेन्स हो। मोरेन्स वो पत्थर होते हैं जिनको ग्लेशियर जब मेल्ट करता है तो छोड़ देता है। ये मेल्ट करके आगे बढ़ तो रहा था पर उसने यहां छोड़ दिया कुछ पत्थरों को, यहां पत्थर रुक गए। ये पत्थर अब इस पानी को अंदर की तरफ समाये हुए हैं, रोके हुए हैं। और मान लीजिए अगर इस समय में पत्थर है, लूज पत्थर पड़े हैं, पेबल्स पड़े हैं, अगर इस समय कोई भी यहां पर इवेंट हो जाए, मान लीजिए यहां पर क्लाउड बर्स्ट हो जाए, इस समय जैसे ही क्लाउड बर्स्ट होगा या अर्थक्वेक आ जाए और ये पत्थरों का कैपेसिटी ब्रीच हो जाए, तो ये जितना पानी अंदर भरे होंगे, जितना पानी अंदर भरे होंगे, सब ब्रीच करके आगे की तरफ गिरता है। यही हुआ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। ये जैसे ही हटा, आउटबर्स्ट हुआ, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, और पूरा फ्लड बन गया। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड बन गया। बिलियंस क्यूसेक्स ऑफ वाटर सीधे बहते हुए आता है, सब कुछ साफ कर देता है। अब इसको अगर आपको इससे लड़ाई करनी है, इसको आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत रोकना है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। अब करना क्या है?
हमारे पास अप्रोच पड़ी है सर, पर हम करें तब तो। अब ये भले तीस्ता रिवर की बात हो या किसी भी रिवर की बात हो, मेरे पास डिजास्टर मैनेजमेंट के अप्रोचेस बने रहते हैं। अप्रोच में आपके पास दो भाग हैं। एक भाग आपको बोलता है स्ट्रक्चरल मेजर लो, एक भाग आपको बोलेगा स्ट्रक्चरल मेजर्स लो, एक भाग आपको बोलेगा नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स लो। और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में आप समझ सकते हैं कि क्या आएगा भाई, यहां पर आएगा जोनेशन। अगर मुझे पता है कि कोई रिवर, कोई ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, कहीं ग्लेशियर लेक बन सकता है, आउटबर्स्ट बन सकता है, तो मैं वहां एक जोन बनाऊंगा, मैपिंग बनाऊंगा, ताकि आसपास के रीजन्स में लोग ना रहें, उससे दूर रहें। तो मैं जोनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। दूसरा, मेरे पास अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है, मेरे पास कैपेसिटी बिल्डिंग करना बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। ये सब मैं करके ही यहां पर अच्छा कर सकता हूं, और सिर्फ सिक्किम नहीं, मुझे वेस्ट बंगाल में भी करना पड़ेगा। जब स्ट्रक्चरल मेजर्स की बात की जाए तो सर आपके पास कुछ ऐसे शेल्टर्स हो, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हो जहां पे आप लोगों को रख सके, बचा सके। आपके पास फ्लड की इंबैंकमेंट वॉल आप बना सकते हैं, फ्लड इंबैंकमेंट वॉल बन सकते हैं आपके। आप इसको एक मजबूती से बना सकते हैं। आप वहां जितने स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनमें आप उनको थोड़ा हाइट देने की बात कर सकते हैं, उनको कंक्रीट बेस देने की बात कर सकते हैं। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, पर क्या मैं इन दोनों ऑप्शन को सिलॉस में लेके घूमूं कि सिक्किम तुम अलग सुनो, वेस्ट बंगाल तुम अलग सुनो? नहीं। डिजास्टर मैनेजमेंट बॉर्डर नहीं जानता, डिजास्टर कोई बॉर्डर समझेगा ही नहीं। तो आपको जब मैनेजमेंट अप्रोच करना है, तो आपको दोनों जगह इंटीग्रेटेड वे में चलना पड़ेगा। आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर मॉनिटरिंग भी करते रहें, और दोनों ही स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो सूचना प्रसारण अपने लोगों को भी करते रहें। और टेक्नोलॉजी का यूज करके आपको मॉनिटरिंग लगातार करनी पड़ेगी। एक मॉनिटरिंग तो हम आपको बता दें, कहा जाता है कि हिमालय पे इतने ग्लेशियर लेक हैं और इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर वो फटे, इतने सिग्निफिकेंट है कि अगर वो फटे, टूटे, तो बाढ़ ही बाढ़ होगी उस पूरे एरिया में। तो हम लोग को यूज करना पड़ेगा अपना टेक्नोलॉजी, ताकि हम स्टेट्स को प्रिपेयर्ड रख सके। दिस इज द आइडिया अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट अप्रोच फॉर आवर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, और मे बी और तीस्ता और रिवर का किसी का भी डिजास्टर मैनेजमेंट आए, दो भागों में आंसर को हम लिख सकते हैं। और स्टेट्स की जिम्मेदारी है कि दोनों राज्यों में जहां से भी नदी बहती हो, जहां आशंका हो कि पानी आ सकता है, उन दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तभी आप एक डिजास्टर मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो कर पाएंगे। उम्मीद है आप तक बात पहुंच चुकी। आइए, ढाका यूनिवर्सिटी ओपन्स अप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, इंडिया नेबरहुड, विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक ही चीज में इसको हम समराइज करते हैं। ढाका यूनिवर्सिटी में पिछले कई सालों से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट पे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। क्योंकि सरकार बदल चुकी है, मोहम्मद यूनुस एक तरह से केयरटेकर गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, तो सारे लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। हाल ही में दो घटनाएं हो रही हैं, जिससे कि समझ में आ रहा है कि विनाश काल तो चल ही रहा है, विपरीत बुद्धि भी हो चुकी है। कल पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का कोई कार्गो बांग्लादेश में आकर पोर्ट पे रुकता है और अपने आप को ऑफलोड करता है। ये हालांकि कभी देखा नहीं जाता था, क्योंकि पाकिस्तान का कार्गो श्रीलंका पे उतर जाता था, कहीं म्यांमार पे उतर जाता था, और वहां से बांग्लादेश भेजा जाता था सामान। अब आपके रिश्ते आप इतना दुरुस्त करना चाहते हैं कि आपके यहाँ के रुक रहा है। तो आप यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं, हमें स्टूडेंट से कोई आपत्ति नहीं है, पढ़ाई से कोई आपत्ति नहीं है, पढ़ाई सबके लिए ओपन होनी चाहिए। पर रेस्ट्रिक्शंस कुछ बोलकर किया गया होगा, कंडीशंस लगा के आपको कर। अगर आज आप ओपन कर लेंगे और कल को आप ही के घर में कुछ होगा, तो परेशान आप भी होंगे और आप हमें भी करेंगे। इसलिए बहुत सोच समझ के जवाब करना पड़ेगा यहाँ पे, कि आप बस ओपन अप करने के लिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आके पढ़ें, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अब शायद बातें आगे बढ़ रही हैं, और हमारे नेबरहुड में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कवायद चालू हो चुकी है। अभी तक हम पाकिस्तान से उलझ ही रहे थे, वो परेशान कर ही रहा है। अब बांग्लादेश में भी अगर इन्फ्लुएंस पड़ने लगा पाकिस्तान का, तो इशू गंभीर हो जाएगा। इसीलिए शायद भारत को डिप्लोमेटिक चैनल के तहत ये बात बहुत क्लियर करनी पड़ेगी कि ऐसे काम को ना करे जहां इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुआ। और ये किस होड़ में है अभी बांग्लादेश समझ में नहीं आ रहा है। खैर, इसमें बहुत ज्यादा बोलने को नहीं है हमारे पास, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
सेकेंड बाल्टिक सी टेलीकॉम केबल डैमेज्ड, से स्वीडन। आपको कैसा लगेगा कि आप फोन पे किसी से बात कर रहे हो और हम आपकी लाइन काट दें? पहले के जमाने में जब बीएसएनएल के लैंडलाइन बहुत चरम सीमा पे थे, तो जिंदगी का उस समय का आधा टाइम निकलता था कि बंदरों ने हमारे तारों को काट दिया है, कुछ हमारे तार कट गए हैं और तभी आवाज आ ही नहीं पा रही है। ऐसा ही कुछ हालत हो रहा है इस समय बाल्टिक सी में और स्वीडन के, फिनलैंड के कम्युनिकेशन किसी और कंट्री के। आइए समझते क्या हो रहा है। हम आपको सीधे लेकर चलते हैं बाल्टिक सी में। आप जब अपने पूरे ग्लोब को देखेंगे, अर्थ को देखेंगे, तो आप देखिएगा इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ऊपर जाइएगा अब आपको दिखेगा आर्कटिक सर्कल। मैं आर्कटिक सर्कल के आसपास पहुंचूंगा जब, तो उसके आसपास आपको दिखेगा एक बाल्टिक सी बना हुआ है, बाल्टिक सी। ये बाल्टिक सी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, इन सबसे घिरा हुआ है। यह है मेरा बाल्टिक सी। अब इस बाल्टिक सी में पानी के नीचे लाइंस बिछाई गई हैं, इंटरनेट लेकर चलती हैं, ब्रॉडबैंड की लाइन है, कुछ जगह तो तेल और गैस की लाइन है, तो नीचे पानी के नीचे बिछाई गई है। अब स्वीडन फोन कर रहा था जर्मनी को, लाइन ही काट दी। फिनलैंड फोन कर रहा था किसी को, लाइन ही काट दी, इंटरनेट ठप पड़ गया। तो लोगों ने आशंका लगाई कि कौन कर रहा है। अरे आपने कंट्री को नहीं देखे अभी तक। हम बोल नहीं रहे कि वो कंट्री की होगी, पर हम बोले, हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि देखिए एक कंट्री को आपने मिस कर दिया। नॉर्वे ने आवाज उठाई, फिनलैंड ने आवाज उठाई, स्वीडन ने आवाज उठाई कि देखो ऐसा है, हमारी लाइन कोई काट रहा है। तो माइक्रोस्कोप से देखा किधर है ये, तो पता चला अरे देखो ये जो रशिया है ना, उसका बॉर्डर भी है यहां पर। रशिया यहां के थ्रू भी टच करता है, रशिया यहां के थ्रू भी टच करता है। एक छोटी सी टेरिटरी है रशिया की यहां पर, उसका नाम है कैलिनिनग्राड। कैलिनिनग्राड, रशिया यहां पे भी है, रशिया यहां पे भी है। सेंट पीटर्सबर्ग ये रहा। तो लोगों ने बोला बोला साफ तो नहीं बोला रशिया तुम कर रहे हो, पर बोला अरे हमारा लाइन काटा है कोई, हमारा लाइन कोई काटा है। रशिया भी खामोश है, पर उसको ये बात समझ में आ चुका है कि यहां पर कुछ दिन पहले भी कुछ हुआ है। आपको बता दें, जर्मनी से रशिया तक एक लाइन बिछी हुई थी, गैस की, गैस पाइपलाइन है। इसका नाम हुआ करता था नॉर्ड स्ट्रीम। नॉर्ड स्ट्रीम। तो रशिया का गैस जर्मनी यूज कर रहा था। यूएस के पेट में दर्द, यूएस ने बोला अरे कैसे यूज कर रहे हो तुम, हम तो रशिया के खिलाफ है, तुम क्या खिलाफ नहीं हो क्या, बंद करो गैस। वो बंद नहीं किया। जाके यूएस ने रातों रात पाइपलाइन ही फोड़ दी, और एक नहीं दो पाइपलाइन थी, नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2, दोनों फोड़ दी। फोड़ तो हमें क्या जा रहा है, रशिया अपना कहीं और गैस ऑयल बेच लेगा, जर्मनी परेशान होगा, हमें क्या लेना देना। पर केबल लाइन भी काटी जा रही है। तो हमारे लिए बाल्टिक सी लगातार इंपॉर्टेंट चल रहा है सर, और इसलिए इंपॉर्टेंट भी है कि आपको कंट्रीज देखनी पड़ेंगी कौन कौन सी। देखिए स्वीडन है पूरा सर, ये पूरा स्वीडन है, ये पूरा फिनलैंड है। स्वीडन फिनलैंड के बीच में बाल्टिक सी में गल्फ है, उसका नाम है गल्फ ऑफ बोथनिया। इधर आइए, ये रशिया का पार्ट हो गया, ये गल्फ ऑफ फिनलैंड हो गया क्योंकि ये फिनलैंड का देश है। नीचे आपको 3 बाल्टिक कंट्रीज दिखेंगी, देखिएगा, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये फिर से रशिया का छोटा सा पार्ट, ये पोलैंड, ये जर्मनी और ये डेनमार्क। तो मेरे पास स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, और ये सब आपका बाल्टिक सी को टच करता है। नॉर्वे नहीं करता, नॉर्वे इधर हो गया, पर आपके स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क ये करते हैं। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। एंड दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट इन द सेंस बिकॉज बाल्टिक सी हैज बीन टू मच इन यूज। तो कम्युनिकेशन लाइन काटी जा रही हैं, गैस पाइपलाइन उड़ा दी जा रही हैं, ये सब हो रहा है यहां पे। ये है आपका बाल्टिक सी, बाल्टिक सी। तो दिस इज गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, दिस इज गल्फ ऑफ रीगा, रीगा कैपिटल है लातविया की, गल्फ ऑफ रीगा है ये। तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये गल्फ ऑफ रीगा है बीच में। चलेगा, इसको प्लीज बना लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, ये क्वेश्चन आपके पीटी में आने वाला है, ये क्वेश्चन आ सकता है सर। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं।
पुतिन साइंस रिवाइज्ड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अमिड यूक्रेन वॉर, इंटरनेशनल ऑर्डर। 1000 दिन हो चुके हैं यूक्रेन पे वॉर करते करते। यूक्रेन 1000 दिन से अभी तक चल रहा है। इस बात से रशिया खफा है। कैसे 1000 दिन तक चल रहा है? Now, if this is 1000 days that it is still working, the point is अभी तक रशिया आखिर कर क्या रहा था और अब वो क्या डॉक्ट्रिन अपनी ढूंढ रहा है? What doctrine it is actually going to find out? Let's see क्या कर रहा है। पुतिन साहब हमारे जो हैं, पुतिन साहब का कहना है कि देखिए ऐसा है कि यूएस हैज ऑलरेडी डन दिस न्यूक्लियर ब्लास्ट कहीं किया है, हमने अभी तक नहीं किया है। अब हमारी बारी है, अब हम करेंगे। ये हो सकता है इसके दिमाग में हो कि अब हमारी बारी है, अब हम करेंगे। नाउ लेट्स फाइंड आउट। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने एक रिवाइज्ड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन साइन किया है। एक रिवाइज्ड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन साइन किया है दैट कन्वेंशनल अटैक ऑन रशिया बाय एनी नेशन, if there's a conventional attack on Russia by any nation, conventional attack, mind you, it's conventional attack, not a nuclear attack, it's a conventional attack. And if this conventional attack on Russia by any nation is supported by a nuclear power, imagine there is a nuclear power country that is supporting a conventional attack, will be considered a joint attack on his country. That will be considered as a joint attack on his country. Now that is really concerning. कि अगर आपका कोई कन्वेंशनल कंट्री कन्वेंशनल वॉर भी कर रहा है और वो हो सकता है सपोर्टेड बाय अनदर न्यूक्लियर पावर, तो आप उसको कैसा ले रहे हैं कि ये अटैक है कंट्री पे ही और वो जॉइंट अटैक है, तो मैं न्यूक्लियर हमला भी कर सकता हूं। द साइनिंग ऑफ द डॉक्ट्रिन व्हिच सेज दैट एनी मैसिव एरियल अटैक ऑन रशिया, डॉक्ट्रिन में ये भी लिखा है कि अगर कोई मैसिव एरियल अटैक होगा रशिया पे, इट कुड ट्रिगर a nuclear response। हाल ही में हुआ क्या, यूएस ने यूक्रेन को बोला कि तू चिंता मत कर, ये जो अपने रॉकेट्स तू छोड़ रहा ना, इसका तू दायरा बढ़ा, रशिया के भीतर जा और जा तू फोड़, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात से पुतिन साहब खफा हो गए, बोले ये क्या बोल दिया। अब एक काम, अगर मेरे पास लॉन्ग रेंज अटैक हुआ, एरियल अटैक हुआ, तो मैं साफ तरीके से न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा। तो ये अलग मोड में चले गए हैं कि मैं अब न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा। सो दिस इज द आइडिया दैट न्यूक्लियर वॉर सीम्स टू बी, बिल्कुल एकदम लग रहा है वर्ज पे खड़ा है। और रशिया के मन में ये है कि देखो उस समय आपने किया था हिरोशिमा नागासाकी, अब हम करेंगे यूक्रेन। ये कोशिश कर रहा है सोचने की, और नाटो यूएस मिलकर इसको उकसा रहा है, क्योंकि अगर एक बार हुआ तो आज के पूरा वर्ल्ड कंडेम करेगा रशिया को। हालांकि रशिया में सेनिटी बाकी है, भारत तो थोड़ा अपना बुद्धि देता रहता है उसको, पर अब आगे क्या होगा देखा जाएगा। लेट्स सी। श्रीलंका दिसानायके टू विजिट इंडिया मिड दिसंबर, बड़ी खबर है, इंडिया नेबरहुड में से बड़ी खबर आ रही है। जहां पे लोग चाइना भागना चाह रहे हैं, वहां पे श्रीलंका के नए निर्वाचित जो आपके प्रेसिडेंट है दिसानायके, वो भारत आना चाहते हैं। अब इन दोनों के बीच में, या पिछले रेजीम और इस रेजीम का जो बहुत बड़ा फर्क हमें दिख रहा है वो ये है कि दिसानायके भारत से रिश्तों को अच्छा करना चाहते हैं, इंडिया से जो रिश्ते हैं उनको बहुत अच्छा करना चाहते हैं। आपको बता दें, डीयू से पढ़ी हुई एक महिला है वहां पे, लीडर है वहां पे, जो अब श्रीलंका को लीड करने वाली है। बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये समय म्यांमार का भी था सर, जब हमारे डीयू से ही पढ़ी हुई एक महिला वहां पर लीडर बनी और पूरा डेमोक्रेसी को स्थापित की वहां पे, ऑन्ग सैन सू ची। और यही चीज अगर श्रीलंका में भी होगी और डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से आपको रेस्पेक्ट दे और आप उसको रेस्पेक्ट दें, तो इंडिया श्रीलंका के रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं। इंडिया से रिश्ते श्रीलंका के अब जाके हो सकता है, हमारे रिश्ते तो पहले भी अच्छे थे, बीच में बिल्कुल खराब हो गए थे, खराब ही चल रहे थे, अब वापस से कवायद है अच्छे करने को। ये जो खराब हो इसका रिश्ता चाइना से है। जो खराब हो इसका रिश्ता है कि राजपक्षा की सरकार वहां जब आती है तो तमिल के खिलाफ बात करती है सर, तमिल का जमीन छीन लेती है, राइट्स छीन लेती है। और अगर आप हमारे तमिल का सब छीनोगे तो हमारे रिश्ते कैसे आपसे ठीक होंगे। दिसानायके आते बोलते तो चिंता मत करिए, हम लोग लैंड राइट्स भी वापस देंगे तमिल्स को, हम लोग डेवोल्यूशन ऑफ पावर भी करेंगे, डेवोल्यूशन ऑफ पावर भी करेंगे। हम लोग लैंड राइट्स भी आपका देंगे, डेवोल्यूशन ऑफ पावर भी करेंगे, इलेक्शन भी कराएंगे, ताकि तमिल्स को भी वहां पे और फायदा
ये बात कर रहे हैं अभी। अगर आप तमिल्स के लिए सोच रहे हो और आप स्वाभाविक सी बात है आप भारत आने की सोच रहे हो, आप अपना टूर हमारे पास करना चाहते हो पहला, तो बड़ी बात है दिसंबर में मीटिंग होने वाली है और इंडिया श्रीलंका के रिश्ते सुधर सकते हैं और जरूरी भी है। नेबरहुड में अगर आपके दोस्त आ जाएं, लीडर्स आपका समर्थन करने लगे, इससे बेहतर और क्या है? मुझे नहीं चाहिए कि 10 बिल्डिंग छोड़कर मेरा कोई समर्थन करे, पर अगर मेरे साथ मेरा पड़ोसी खड़ा है, तो मेरे पास मेरा पावर है। दिस इज व्हाट इज डिप्लोमेसी। और सोचिए डिप्लोमेसी का पावर कितना है। जयशंकर साहब तुरंत पहुंच गए थे, जैसे ही दिशा नायक के साथ पहुंचे, जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने हमारे जयशंकर साहब पहुंच गए, बोलते बहुत बहुत बधाई हो, हम तो पता ही था आप ही जीतोगे, पहली भविष्यवाणी हमारे यहाँ हो गई थी। अब आप जीत गए हो तो पहला दौरा हमारे यहाँ कर लेना, हमारे से रिश्तों को अच्छा कर लो। यही तो डिप्लोमेसी, आपको अपने लोगों को ही तो मेंटेन करना है डिप्लोमेसी में। और अगर श्रीलंका ऐसा कर रहा है तो आने वाले समय में आपको बहुत खबरें आएंगी। हम लोग बहुत सारे एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, बहुत सारा टूरिज्म वापस से चालू हो सकता है, रिवाइव हो सकता है, और एक सिक्योर श्रीलंका जो हम ढूंढ रहे थे इंडो पैसिफिक में, वो हमें दिख सकता है। बड़ी बात है सर। ये आपका दिशा नायक है, अगर भारत आते हैं तो आप इंडो पैसिफिक को भी बूस्ट करेंगे, ट्रेड को भी बूस्ट करेंगे, और मेन बात है अपने तमिल्स का इशू भी ठीक करेंगे। फिशरमैन इशू भी है हमारे बीच में, फिशरमैन इशू पे भी काम किया जाएगा, क्योंकि हमारे फिशरमैन वहां जाके जब पानी में बॉर्डर तो नहीं होता है, पर वो जाके जब फिशिंग करते हैं तो कई बार उनके ईजेड में चले जाते हैं, उनके तरफ चले जाते हैं, जिनको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। इन चीजों पे भी अब बात उठेगी, एक अग्रीमेंट बनना चाहिए। और दिशा नायक के अगले 4 साल तक तो है ही सत्ता में, देखते हैं क्या होता है। इंडिया यूके टू रीलॉन्च ट्रेड टॉक्स इन न्यू ईयर, स्टार्मर। इंडिया यूके की मेरी थीम है। प्रधानमंत्री भले ही ऋषि सुनक साहब रहे हो, जॉनसन साहब रहे हो, या फिर अब स्टारमर साहब रहे हो, एक मुद्दा कॉमन रहा है, और वो मुद्दा ये रहा है कि यूके ने जब से यूरोपियन यूनियन को छोड़ा है, तब से ही वो विचलित है कि हमसे लोगों की डायरेक्ट बातें होनी चाहिए, हमसे लोगों के डायरेक्ट कहीं ना कहीं कनेक्शन होने चाहिए, ट्रेड होना चाहिए। भारत और यूके का ट्रेड अच्छा खासा होता है, लगभग 55 से 60 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। इस ट्रेड को बूस्ट करने की और आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता सिर्फ ये नहीं कि भारत को प्रॉस्पर करना है, इसकी आवश्यकता ये भी है कि यूके को भी आगे बढ़ना है। सर, हम आपको बताना चाहेंगे कि रिलॉन्च होगा डिस्कशन टू कंक्लूड अ फ्री ट्रेड डील इन द न्यू ईयर। हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। इट विल सपोर्ट जॉब्स एंड प्रॉस्पेरिटी इन द यूके एंड रिप्रेजेंट a step forward in our mission to deliver growth and opportunity क्रॉस आवर कंट्री। ये स्टारमर बोल रहे हैं कि हम ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, प्रॉस्पेरिटी, जॉब अपने यहां लाना चाहते हैं। बायलेटरल ट्रेड आपको बता दें आज 53 बिलियन डॉलर का हमारे बीच में है जून 2024 तक, पर यह लगभग 55 से 60 बिलियन डॉलर तक जाता है। यूके कोऑपरेशन डीपन करना चाहता है एजुकेशन में, सिक्योरिटी में, टेक्नोलॉजी में, क्लाइमेट चेंज में, और हम भी तैयार हैं। टेक्नोलॉजी में हम भी तैयार है, क्लाइमेट चेंज में हमें भी फंड चाहिए, हमें भी टेक्निकलिटीज चाहिए। तो इंडिया और यूके का ट्रेड बहुत अच्छा। तो पॉइंट यही है कि इंडिया यूके बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है कि हम कुछ चीजों पे आए। अब यहां पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर या आपके लिए फ्रेमवर्क है, अगर आप इसको फ्रेमवर्क के तौर पे याद रखें तो याद रखिएगा कि इंडिया और डेवलप्ड कंट्री के बीच में अगर कभी भी कोई संबंध बना है फ्री ट्रेड का, तो वो एक्चुअली किसी चीज से ग्रसित रहता है। हमारे बीच में ट्रेड अग्रीमेंट्स परेशान होते हैं। उसका रीजन क्या है अभी हम आपको बता देते हैं। पहला रीजन सुनिएगा, हमारा पहला रीजन है इंडिया को अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी देखना है। इंडिया को अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी देखना, और क्यों ना देखें, जब अमेरिका अपनी इंडस्ट्री को देख सकता है, जर्मनी अपने को देख सकता है, सब प्रोटेक्शनिज्म की बात कर रहे हैं, तो भारत क्यों नहीं देखेगा अपनी इंडस्ट्री को। हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जरूर बचाना चाहेंगे। दूसरा, हम यूके का या किसी भी डेवलप्ड कंट्री का एक आरोप होता है हमारे ऊपर। इनके आरोप 3-4 सेगमेंट में बटे हैं। पहला है भारत में इन्वायरमेंटल राइट्स ठीक नहीं है, भारत का लेबर राइट्स ठीक नहीं है। इनको लगता है ह्यूमन राइट्स की बात हमसे करने लगते हैं ये अचानक से। इनका यह मानना है कि हमारे यहां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेजीम अच्छा नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो रेजीम है वो अच्छा नहीं है, हम इनकी चीजों को बांट देंगे।
अब इन चीजों पे आके यही बातें रुक जाती है। आपको फ्रेमवर्क याद करना है सर। किसी भी डेवलप्ड कंट्री और भारत के बीच में अगर ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो उसके क्या पैमाने हैं, उसमें क्या निटिग्रिटीज हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेजिम या राइट्स रेजिम आपके खराब मानते हैं, वो बोलते हैं कि भारत का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेजिम खराब है। अच्छा ठीक है। वो बोलते हैं कि हमारे ऑटोमोबाइल को आने दो और इस पे कस्टम ड्यूटी कम कर दो। मतलब कैसे, हम अपना इंडस्ट्री थोड़ी ना खराब कर देंगे। वो बोलते हैं हमारे यहां से अल्कोहल स्पिरिट्स को आने दो, उसमें कम कर दो ड्यूटी। हम लोग कैसे कम कर दें भाई, हमारा खुद का डोमेस्टिक इंडस्ट्री हम कम नहीं करेंगे। हम लोग बोलते हैं कि ऐसा है कि हमारे यहां से लोग को सर्विस में और जाने दो, सर्विस बढ़ाओ हमारे यहां से, हमारे यहां से मूवमेंट ऑफ पीपल होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ पीपल मस्ट बी देयर। वो लोग सपोर्ट नहीं करते। तो कहानी ये है सर, किसी भी डेवलप्ड कंट्री से और हमारे बीच में रिश्ते जो हैं वो अग्रीमेंट के तहत बन तो सकते हैं, पर कहीं ना कहीं बार बार यही खबर आती है कि हमारी बातें जाके यहां पे रुक गई, वहां पे रुक गई। और इंडिया ईयू के बीच में आपको बता दें बीटीआईए साइन हो रहा है, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, आज तक साइन नहीं हो पाया। 10 साल से बात चल रही। इंडिया यूके से भी यही प्रॉब्लम चलती रहेगी। इंडिया यूएस भी कल को बात करेगा तो यही बात करेगा। तो ये सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारी ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो ही नहीं पाते। इसीलिए हम ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाते इन चीजों में कि चलो जो चल रहा है चलने दो। आइए आगे बढ़ते हैं। डैनियल बैरनबॉम एंड अली अबू अवार्ड प्रेजेंटेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज। एक्चुअली पुरानी न्यूज है, इनको बस अवार्ड प्रेजेंट किया गया है। अवार्ड तो हमने आपको पहले ही पढ़ा रखा है कि मिल चुका है इन लोगों को। तो मिसलेनियस का थीम है, 2 लोग का आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड जो मिला है इन लोग को मिला है। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2023। ये किसको दिया गया? बेरेनबॉम को। बेरेनबॉम कौन है? ये कंट्रीब्यूशन टू फॉस्टर पीस थ्रू म्यूजिकल एंड कल्चरल डायलॉग इनिशिएटिव्स। और मिस्टर अबू अवाद को मिला है क्योंकि ये एडवोकेसी फॉर डायलॉग थ्रू हिज ऑर्गेनाइजेशन रूट्स, एन आउटफिट दैट ही स्टार्टेड आफ्टर स्पेंडिंग टाइम इन जेल। इन दोनों लोगों को मिला है। पैलेस्टीनियन पीस का बात करते हैं, एक्टिविस्ट अली अबू अवाद। 2 लोगों को इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है, बैरनबॉम को और अली अबू अवाद को। क्या है ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज है क्या? बता दें सर, हर साल ये दिया जाता है सिंस 1986 बाय इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट इन ऑनर ऑफ इंदिरा गांधी। अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को कि उन्होंने बहुत एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन किया है इंटरनेशनल पीस, डिसआर्मामेंट में एंड डेवलपमेंट में। प्राइज is awarded annually and is considered one of the highest honors in the field of peace and development. इसके पास एक मॉनेटरी अवार्ड है 25 लाख रुपए का जो दिया जाता है along with a citation। तो 25 लाख रुपए अवार्ड में भी मिलता है। अवार्ड इज bestowed in 3 categories: पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। तीनों में से किसी पे भी दिया जा सकता है, पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। ये था इंदिरा गांधी पीस प्राइज के बारे में। आ सकता है बेरेनबॉम और अली अबू अवाद। Paying huge cost for climate action, says India at COP29. Not anything concrete here, but the topic is कि climate change में भारत COP29 में ये लास्ट हफ्ता चल रहा है सारे मीटिंग के खत्म करने का, अग्रीमेंट साइन करने का। अभी तक कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन होता हुआ नहीं दिख रहा है। और COP29 को हम लोगों ने फाइनेंस COP का नाम दिया। भारत ने बोला कि देखो ऐसा है, आपके नकारेपन ने, डेवलप्ड कंट्री को हम बोल रहे हैं, आपके नकारेपन ने, आपके फिजूल खर्ची ने, आपके इग्नोरेंस ने एक बहुत बड़ा कॉस्ट लगा दिया मेरे ऊपर क्लाइमेट एक्शन का। इस बात को समझिएगा। COP29 जिसको फाइनेंस COP बोला जा रहा है, जहां पर न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल NCQG इसकी चर्चा होनी है, इसका स्थापना होनी है, वहां पर अभी तक डेवलप्ड कंट्री ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि डेवलपिंग कंट्री खुश हो सके। इन्होंने बोला डिस्पाइट नॉट बीइंग अ कंट्रीब्यूटर टू द प्रॉब्लम, कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ आर बियरिंग अ ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन। बोला मेरे ऊपर बड़ा बर्डन है, और सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, इस पूरे साउथ पे, ग्लोबल साउथ पे बहुत बड़ा बर्डन है ऑन अकाउंट ऑफ क्लाइमेट एक्शंस फॉर मिटिगेशन ऑन द वन हैंड एंड लॉसेस एंड डैमेजेस कॉज्ड बाय द क्लाइमेट चेंजेस ऑन द अदर, thus severely limiting their capacity to meet their developmental needs, India underlined।
बोला देखो ऐसा है, ये बस बातें कही हम लोगों ने कि आपके नकारेपन ने, इग्नोरेंस ने हमारे ऊपर हमारा फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ा दिया है क्लाइमेट एक्शन का। हम बाध्य तो नहीं थे, पर फिर भी क्लाइमेट चेंज इतना तेजी से हमें परेशान कर रहा है कि हमारे कॉस्ट बढ़ रहे हैं, हमारे डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं और उसको संभालने के लिए कॉस्ट बढ़ रहे हैं। आप अभी तक कुछ नहीं कर रहे हो। हमने इनसे डिमांड की है कि 1 ट्रिलियन से लेके 5 ट्रिलियन डॉलर तक हमें चाहिए हो सकता है। कितना फाइनल होगा अभी देखते हैं, पर हमने अपनी डिमांड रख दी है डेवलप्ड कंट्रीज से। क्या आगे होगा देखना बाकी है। लेट्स सी, फाइंड आउट। कोई ऐसा कॉन्क्रीट नहीं है इसमें। इंडिया एंड इटली टू निगोशिएट डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप, फोकस ऑन मैरीटाइम सेक्टर। देखिए एक काम, हम लोग तो कहीं घूम रहे थे सर। कहाँ घूम रहे थे? हम लोग तो ब्राजील में गए हैं ना, G20 का समिट हो रहा है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं। तो ऐसा उल्ट गलत मत सोचिए, कुछ भाई दोस्त हैं हम लोग। इटली का हमारा एक बहुत अच्छा फ्रेंडशिप भी है, और इटली की जो वहां पे इस समय लीडर हैं, प्रीमियर हैं, हम उनसे मिलना भी चाहते थे। हमारी मुलाकात भी हो गई। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना? बड़ी अच्छी बात। इटली से हमारे रिश्ते हम लोग और अच्छे करने की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वी हैव अग्रीड देयर टू निगोशिएट अ डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप। इटली भारत के बीच में डिफेंस को और अच्छा करना है। अग्रीमेंट फॉर द म्यूचुअल प्रोटेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, एज ऑल्सो एन अग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन द मैरीटाइम एंड पोर्ट सेक्टर। तो 3-4 सेक्टर है मेरे पास। मैरीटाइम सेक्टर, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन और डिफेंस। इन तीनों के ऊपर ही हमने बोला कि ऐसा है, जॉइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान जो हमारा है 25 से 29 तक, उसमें हम अपने डिफेंस को भी दुरुस्त करेंगे, उसमें हम मैरीटाइम सेक्टर को भी दुरुस्त करेंगे अपने, और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, ताकि पता चल सके कौन कहां जा रहा है, कैसी इंफॉर्मेशन हमारे काम आ सकती है, इन तीनों पे हम वर्क करेंगे। साथ ही में हमने उनसे बोला कि देखो हमारे पीछे कल्चर भी बहुत अच्छा है, तो हमारे बीच में कल्चर को भी बूस्ट देना पड़ेगा ना, बूस्ट देना पड़ेगा। सो दिस इज द आइडिया। बहुत ज्यादा बातें तो नहीं हुई, तो हम लोग की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में हमने एक अग्रीमेंट भी साइन कर लिया है कि देखिए अग्रीमेंट कर ही लीजिए, आज नहीं तो कल करना ही, अभी कर लीजिए। तो एक अच्छा शुरुआत है, और इटली के साथ हमारे रिश्ते बहुत मधुर हैं, बहुत मधुर हैं। और इतना ही सही, इसमें कुछ है नहीं खास। इनको भी ढूंढ लिया हमने। इंडिया चाइना की थीम है, G20 समिट में हमने इनको भी ढूंढ लिया। हमसे छुप के फिर रहे थे। जयशंकर साहब ने, वांग ही, फॉरेन मिनिस्टर, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही भागते फिर रहे थे। जयशंकर साहब ने आवाज, वांग इधर आओ, इधर आओ। अरे अरे, अच्छा यू नो, सो यार, अच्छा कहाँ भाग रहे हो यार? वेयर आर यू रनिंग? काम नहीं करना है क्या? नहीं नहीं, यस यस, बताइए बताइए क्या करना है। बोला वो जो डीएस्केलेशन कर रहे थे कहां तक पहुंचा है? बोला, हो गया सर, आपने जैसा बोला था कर दिया हम लोगों ने। अब क्यों परेशान है आप? बात सही से रखना आप। अब डिसएंगेजमेंट बस नहीं, डीएस्केलेशन करो, डी इंडक्शन करो, लोगों को हटाओ पीछे वहां से। यस सर, यस, यहाँ यहाँ मत बात करिए सर, इतना तेज क्यों बोल रहे हैं आप? अरे तेज कौन बोल रहा है? तो हटाओ पीछे वहां से। अब हम देखिए पावरफुल हो रखे इस समय भाई। कजान डिक्लेरेशन के बाद, कजान समिट ऑफ ब्रिक्स, कजान कहां हुआ था? रशिया। कजान के बाद अब हमारा पावर बढ़ गया है, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि डर गया चाइना और पीछे हट गया है। उस पर कभी भरोसा मत करिए, क्यों डरेगा? वो पक्का 2 कदम पीछे लिया है ना, तो आपको पक्का 4 कदम आगे परेशान कर सकता है। वो ऐसा एक खिलाड़ी है। तो हमने बोला एक और बात बताओगे जरा। तो उन्होंने हमसे पूछा, चाइना ने, कि सर देखो कोविड के समय तो आपने इंडिया और चाइना के बीच में सारी फ्लाइट्स को बंद कर दिया। स्वाभाविक था, बंद होना भी था। आप, मेरे ऊपर इल्जाम भी लगा था कि हम ही कोरोना फैला रहे हैं। आपने बंद कर दिया। उसके बाद एलएसी का प्रॉब्लम चालू हो गया, तो आपने फ्लाइट्स कभी चालू ही नहीं की। 19 से लेकर 24 आ गया सर, 5 साल से आपके और हमारे बीच में कोई डायरेक्ट फ्लाइट ही नहीं चल रही है। ये कब तक चलेगा सर? इसको खत्म करो। जयशंकर साहब ने बोला, नहीं नहीं, हम एकदम तैयार हैं, हम एकदम, हमारा मैच्योर्ड अप्रोच है। तमीज से रहोगे तो हम भी तमीज से रहेंगे, तुम बदतमीजी करोगे तो फिर हमको नहीं जानते हो तुम। तो हमने बोला कि ऐसा है सर, देखो, हमने बोला कि देखो ऐसा है कि बहुत समय हो चुका है, हम लोग कुछ नेक्स्ट स्टेप्स लेते हैं अपने रिलेशनशिप में, जैसे डायरेक्ट फ्लाइट्स चालू करते हैं, वीजा देना चालू करते हैं, जर्नलिस्ट को परमिशन देते हैं आने जाने का एक दूसरे के देश में, रिवर डेटा शेयरिंग भी करेंगे,
और हमारे जो पिलग्रिम्स है कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जाते हैं उनको भी अब आप अलाउ करिए, बंद हो रखा है। और अगला साल जो है वो 75वीं एनिवर्सरी है हमारी, 75th एनिवर्सरी ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अरे कुछ तो नया चीज दिखाओ, 75वीं रिलेशनशिप है चाइना, कुछ तो तुम संभलो, सुधरो। और दोनों साइड प्लान कर रहे हैं कि हम लोग देखो सर बहुत एक्टिविटी करने वाले हैं इस बार, हम एक्सचेंजेस भी करेंगे, विजिट्स भी करेंगे और हम सारे लेवल पे जाएंगे ताकि हम अपने म्यूचुअल ट्रस्ट को बढ़ा सकें। ट्रस्ट वर्ड सूट नहीं करता चाइना पे। आप लाख कोशिश करिएगा, चाइना के पास जाइएगा, 75वीं सालगिरह में हो सकता है वो थोड़ा बहुत मिठाई खिला दे आपको, मिठाई भी सोच समझ के खाइएगा, पता नहीं चमगादड़ का भेज दे, पर अगले साल ही ये फिर से अपने उसी उसूल में आ जाएगा। इसका कंफर्म है इस चाइना का। इसके साथ रिश्ते एक जैसे चल ही नहीं सकते। ये परमानेंट रिश्ते ऐसे चलाता है, ये परमानेंट रिश्ते ऐसे चलाता है। अभी कुछ ऐसा कर रहा है ना, फिर देखिए फिर गिरा देगा। ये ऐसे ही करता है, इसका डिप्लोमेसी यही है। किसी सामने वाले को पता ही नहीं चले हम क्या करना चाहते हैं, अभी ये करो फिर ये कर दो, प्रिडिक्टेबिलिटी है ही नहीं। तो ठीक है, अगर फ्लाइट्स रिज्यूम हो जाएंगे सर तो इकोनॉमी भी बूस्ट होती है इन चीजों से, क्योंकि आपको एक तो पता ही रिश्ता C इज इक्वल टू D, जितना कनेक्टिविटी होगा उतना डेवलपमेंटल भी चीजें आपकी ऊपर बढ़ेगी। तो हमारी फ्लाइट्स रिज्यूम होंगी तो बहुत हमारा भी अच्छा होगा, उनका भी अच्छा होगा। हाउ इंडिया कुड काउंटर द सीबैम। अच्छा देखिए, एडिटोरियल में एक ही टॉपिक था जो पढ़ने लायक है और इसको भी हम इनके हिसाब से नहीं अपने हिसाब से पढ़ेंगे, इनको जाने दीजिए। इंडिया यूरोप की बात है, आपको पता है। आइए देखते हैं क्या बात है। अच्छा आपको पता है कि सीबैम क्या है? यह है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। मतलब यूरोपियन यूनियन के देश बोलते हैं कि अगर आपके प्रोडक्ट का कार्बन है, मतलब ये यूरोप का देश है और भारत ने, इंडिया ने कुछ भेजा, इस प्रोडक्ट पी ने अगर कुछ टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाला है तो उसी के कंज्यूमरेट ये लोग क्या करेंगे, टैक्स लगा देंगे। अब टैक्स लगा के इस प्रोडक्ट को आप अंदर भेजेंगे तो आपका प्रोडक्ट महंगा हो गया, बिकेगा ही नहीं, आपका प्रोडक्ट तो बिकेगा ही नहीं। अब तो इससे हमारा जो क्या लॉस है, डेवलपिंग कंट्रीज का लॉस है, डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया लॉस है कि हमारे प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएंगे। आवर प्रोडक्ट्स विल बिकम नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव ही नहीं रह जाएंगे सर, महंगे हो जाएंगे तो कौन खरीदेगा? जब कोई चीज महंगी हो जाएगी तो कौन खरीदेगा, आप बताइए। क्या किया जाए इससे बचने के लिए? बचने के लिए दो ही चीज होती है। किसी भी चीज से आपको बचना हो तो दो ही चीज है। मान लीजिए आपको लगता है संकट भारी आ रहा है आपके ऊपर, बचा कैसे जाए? या तो भाग जाइए या लड़ जाइए। अब हम भागने वालों में से तो है नहीं, हम लड़ने वालों में से हैं। लड़े कैसे, आइए देखते हैं। लड़ने के पहले आपको एक सवाल पूछना होगा यूरोपियन यूनियन से कि एक बात बताओ, आपका जो ग्रीन यूरोप का डील है, ग्रीन यूरोप का डील है जो यूरोप ने अपने लिए लगाया, आपने 2019 में लगाया और आपने बोला कि मैं 55% तक अपना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम कर दूंगा। आपके पास फाइनेंस है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप ये कर सकते। क्या आपने किसी भी डेवलपिंग कंट्री को उसके समय अनुसार, उसके पैसे के अनुसार, उसके कुवत के अनुसार, उसके काबिलियत के अनुसार समय दिया? आपने 2019 में चालू किया, 2 साल आप कोरोना में रहे, फिर आप धीरे-धीरे उठना चाह रहे थे। क्या डेवलपिंग कंट्री को आपने उतना टाइम दिया जितना कि आप अपने आप को दे रहे हो? नहीं दिया। चूंकि आप उतना टाइम उसको नहीं दिए हो, तो किसी भी इक्विटी के प्रिंसिपल के आधार पर आप ये निर्णय नहीं ले सकते। हम उसको बगावत में उतर गए सर हम। अगर हमें घुसना ही और लड़ना ही उससे तो हम क्या बोले, तुमने समय दिया हमको। यूरोपियन यूनियन बोलेगा नहीं सर समय तो नहीं दिया। तो जब समय नहीं दिया तो तुम 2026 से उसको कैसे लागू कर सकते हो? यूरोपियन यूनियन ने सीबैम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, बोला 2026 से लागू होगा। अगर आपको ये 2026 से लागू करना था तो आप हमें 2019 में बताते, आपने तो नहीं बताया। आप तो 2023-24 में लेकर आ रहे हो, तो 2026 के जो आप ये टारगेट रख रहे हो गलत है आपके लिए।
आपने मुझे टाइम नहीं दिया, यू हैव नॉट गिवन मी टाइम। सेकेंड, दूसरा, इससे जो पैसा कमाओगे आप, सीबैम से पैसा मिलेगा, अर्निंग होगी। ये अर्निंग कितनी होगी सर? माना जा रहा है एनुअली 14 से 20 बिलियन डॉलर एनुअली इसकी अर्निंग है। क्या इस अर्निंग का कुछ शेयरिंग आप करोगे मेरे साथ? विल यू डू सम शेयरिंग ऑफ इट विद नॉट मी ओनली बट द डेवलपिंग कंट्रीज? क्या कुछ आप शेयर करना चाहते हो मेरे साथ? यूरोपियन यूनियन ने बोला नहीं। तो जब तुम शेयर नहीं करना चाहते हो इस पैसे को, मेरे प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा रहे हो, तुमको कोई वास्ता नहीं है, तुम मेरे प्रोडक्ट को बस खराब करना चाह रहे हो, तो मैं तुमको क्यों मानूं? हम क्यों माने आपको सर? अगर आप बस टैक्स लगा के पैसा कमाना चाहते हो, भाई सरकार टैक्स लगाती है तो टैक्स बांटती है, लोगों का भला करती है, आप किसका भला कर रहे हो? मेरे प्रोडक्ट पे टैक्स लगा कर अपना भला करने में लगे हो, तो हम नहीं करेंगे सर। हम आपके सीबैम को खारिज करते हैं। तीसरा, आपने आज तक किसी भी क्लाइमेट डील में, किसी भी क्लाइमेट एग्रीमेंट में कितना पैसा दे दिया? आपके ओईसीडी के हिसाब से आपने 22 बिलियन डॉलर दिए हैं अभी तक, जो कि आपने लोन दिए हैं। शर्म नहीं आ रही आपको? आप लोन देने की बात कर रहे हो, जहां पे आपको एड देना चाहिए आप लोन दे रहे हो, और आप मेरे ऊपर और टैक्स लगा के अपनी कमाई का साधन ढूंढ रहे हो। दिस इज वेरी रॉन्ग। इसका मतलब है आप कार्बन मार्केट को और दुरुस्त करने के लिए सब काम कर रहे हो। आप कार्बन मार्केट को बढ़ावा देना चाहते हो, आप अपनी अर्निंग करना चाहते हो, भले ही सामने डेवलपिंग कंट्री का नाश हो जाए। हम अलाउ नहीं कर सकते। और रही तो चौथी बात, अगर आपने मुझे कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया होता, पैसा ट्रांसफर किया होता और तब आप सीबैम लगाते, तो मैं खुले दिल से इसको रेस्पेक्ट करता। ना आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है, ना ही आपने कोई पैसा ट्रांसफर किया है मुझे, और आप बोलते हो कि कार्बन एमिशन भारत का कम होना चाहिए हर प्रोडक्ट पे जो हमारे भारत से निकलकर यूरोप में आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, संभवता नहीं है। सही, आपको टेक्नोलॉजी और पैसा मुझे देना चाहिए था ताकि मैं अपनी चीजों को दुरुस्त करूं, अपनी इंडस्ट्रीज को अच्छा करूं, ग्रीन एमिशन करूं, ताकि ये प्रोडक्ट जब जाए आपके यहां पे तो कार्बन इतना एमिशन करके ना जाए। पर आपने तो ये किया नहीं। चूंकि आपने ये नहीं किया है तो आपका कोई दायित्व नहीं है कि आप मेरे ऊपर सीबैम लगाओ, ये कोई दायित्व नहीं है आपका। तो ये कहानी सर सीबैम की है, और ये कहानी एक तरफा है बस कि यूरोप इससे कमाई करना चाहता है, पर आप इसको बगावत के मोड में अगर उतरें तो काउंटर कर सकते हैं। आपके पास स्थान डब्ल्यूटीओ का भी है सर, डब्ल्यूटीओ का भी एक प्लेस है जिसको आप यूज कर सकते हैं। हालांकि डब्ल्यूटीओ एक तरह से वेस्ट डोमिनेटेड तो है, पर डब्ल्यूटीओ का सबसे खासियत क्या है कि कंसेंसस बेस्ड काम करता है। तो अगर आपने यहां पे आवाज उठाई तो शायद आपको फायदा हो जाए। आप अभी सीओपी की मीटिंग्स में फायदा उठा रहे हैं, सीओपी 29 में आवाज उठा रहे हैं इसके खिलाफ, बहुत बढ़िया बात है। इन लोग को बिल्कुल सुनाना पड़ेगा और गमछा गीला करके इन लोगों को समझाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानते हैं। तो हम जहां जाएं हम इनको बोले कि सर आप इक्विटी के प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, आप हमें टाइम नहीं दिए, आप हमें पैसा नहीं दिए, आप हमें टेक्नोलॉजी नहीं दिए, और आज आप मेरे प्रोडक्ट पे कार्बन का टैक्स लगाना चाहते हो। इना चौलबे, इना चौलबे सर, खत्म हो गया। उस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे, दिमाग लगाएंगे, ये पढ़ लीजिए, ये समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, दिमाग बैठ जाएगा। क्लियर हो गया? हो गया फिर क्लियर, बस खत्म, इतना ही आज का था न्यूज, और कितना पढ़ना है आपको? आज तो बल्कि बहुत न्यूज आ गई, पर हमारे लिए बस वो बोलने मात्र की थी। आपको बता दें, जियो म्यूजिक्स में अगर आपको है जुड़ना, जो कि है हमारा जियो ऑप्शनल का कोर्स, तो आप जुड़ सकते हैं। ये पेपर 2 इसमें चल रहा है। सीएमसी कोड का इस्तेमाल करिए। 2:30 बजे क्लास होती है दिन में, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़ पाए हैं, हो सकता है थोड़ा शर्माते हो, चंद्रमौली कैपिटल SIR, जुड़ जाइए, कुछ ना कुछ आपको फायदा ही मिलेगा, आप जुड़े रहेंगे, जुड़ जाइएगा। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। एक ही चीज बस बोलेंगे कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो निरंतर है वही सफल है। आपको बस निरंतर रहना, सफलता खुद आपके पास में आएगी। बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय बाय। कोई किताबों के लिए डायरेक्टली बात कर लीजिए हमसे टेलीग्राम पे, हम आपको बता देंगे। ठीक है, बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू सो मच।